सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के सोल्यूशन को लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है यहाँ पर हम पहले इनको देखेंगे, फिर अति लघु उत्तरीय और फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? मैकाले ने, विलियम बेंटिक ने, या फिर वॉरेन हेस्टिंग ने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, मैंने हर साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कराया है और जिन भी प्रशिक्षुओं ने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे उनका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस पिछले ईयर्स में पूछे हुए हैं। तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन 3 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? तो किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? राधाकृष्णन आयोग, मुदलिर आयोग, कोठारी आयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर कोठारी आयोग 1964 से लेकर के 1966 तक था और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर DS कोठारी जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारतीय शिक्षा आयोग को हम हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं और इसका गठन 1882 में हुआ था। ऑप्शन 2 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था? तो गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1911 को। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, शिक्षा आयोग 1964-1966 के अध्यक्ष थे। अभी आपने देखा है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी, और यहाँ पे इन्हें DS कोठारी के नाम से भी जानते। तो ऑप्शन 3 जो है DS कोठारी ये राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर शिक्षा आयोग का गठन 1966 के मध्य में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? DS कोठारी जी बनाए गए थे। ठीक है, याद रखिएगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे किस नाम से जानते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी कोठारी आयोग को हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म कहाँ से हुआ था? तो 1813 के आज्ञा पत्र से ये शुरू हुआ था, पाश्चात्य विवाद का जन्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान कब दिया गया? तो ये दिया गया 1976 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही है। इसका मतलब होता है कि इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड वेलेजली, चार्ल्स ग्रांट, या फिर इरविन? दोस्तों राइट आंसर है लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो निस्यंदन सिद्धांत दिया था लॉर्ड मैकाले ने। इसके अनुसार समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए और उच्च वर्ग तक शिक्षा छन छन करके समाज में निचले स्तर तक, निचले वर्ग तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ था? तो 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन है ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और ये 87-88 में शुरू हुआ था। ऑप्शन 3 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, शिक्षा का छनाई सिद्धांत कब लागू हुआ था? शिक्षा का छनाई सिद्धांत लागू किया गया उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, अंग्रेजों की शिक्षा हेतु, जन शिक्षा हेतु, या छात्रों की शिक्षा हेतु? तो शिक्षा का छनाई सिद्धांत लागू किया गया था उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना था 2009 में, जिसे 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि क्लास 1 to 5 को प्राथमिक कहते हैं, क्लास 6 to 8 को उच्च प्राथमिक कहते हैं या पूर्व माध्यमिक कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए हम प्राथमिक बालिका शिक्षा ही लगाएंगे। ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1904 में पारित किया गया था, सन 1904 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, कलकत्ता एवं बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को, लंदन विश्वविद्यालय को, या पेरिस विश्वविद्यालय को? राइट आंसर है लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर ये बनाए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। उम्मीद करती हूँ आपने सारे प्रश्न लगभग सही किए होंगे। 15 में से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही आ रहे हैं आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर।
निस्यंदन सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य है? तो आपको पता है ये किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने दिया था। और लॉर्ड मैकाले ने ही कहा था कि समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए और उच्च वर्ग से शिक्षा छन छन करके समाज के निचले वर्ग तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कोठारी आयोग की नियुक्ति का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि देश में शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय एकता का विकास हो, शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि हो, इसके अलावा शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की सुदृढ़ता हो, शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी हो, ये सारी चीजें शिक्षा के द्वारा ही मुमकिन थी। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं? तो समाज के हर वर्ग तक शिक्षा पहुंचे। सार्वभौमिकरण का मतलब यही होता है कि जितना भी कोई भी योजना बने तो वो समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे, दबे कुचले वर्ग तक भी पहुंचे, सभी लोगों तक पहुंचे, यही है सार्वभौमिकरण, यानी कि शिक्षा को समाज के सभी वर्ग के लोगों तक पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जो किसी कल कारखाने में काम करते हैं या फिर जो बच्चे पढ़ाई की उम्र में जाकर के कहीं किसी कल कारखाने में काम कर रहे हैं, किसी होटल किसी दुकान पर काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को वापस शिक्षा की धारा से जोड़ना, उनके रहने की व्यवस्था करना, उनकी पढ़ाई कराना, ये सब है आता है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनशाला कार्यक्रम क्या होते हैं? तो ये जन जागरूकता के जितने भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं ये जनशाला के कार्यक्रम के अंतर्गत ही आते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कैंपेन चलाए जाते हैं, जैसे कि पल्स पोलियो अभियान हुआ और भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं जन जागरूकता के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, न्यूनतम अधिकतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य है? न्यूनतम अधिगम स्तर का मतलब कि बच्चा कम से कम इतना तो सीखेगा ही, किसी भी कक्षा में जितनी कम से कम दक्षता होनी चाहिए, अगर बच्चे को उतना आ रहा है तो यही है न्यूनतम अधिगम स्तर। जैसे कक्षा 1 का बच्चा तो उसे 1 से लेकर के 99 तक की संख्याएं आ रही हैं, वह बिना मात्रा वाले शब्दों को जोड़ करके पढ़ ले रहा है, तो ये न्यूनतम अधिगम स्तर उस बच्चे ने प्राप्त कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? बच्चों को विद्यालय की तरफ उन्मुख करना, यानी कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों के लिए बनाना जिससे वो विद्यालय आना चाहें, पढ़ना चाहें और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई के बारे में बताना या उनको स्कूल में मनोरंजन के साथ उनको पढ़ाना। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। तो पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम दोस्तों है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स, ठीक है, जिसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं या इस तरीके से इसके बारे में बता सकते हैं कि यह सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्थितियों से अवगत कराना है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन का अर्थ बताइए। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है कि कोई बच्चा स्कूल आना शुरू किया, 1 महीना 2 महीना आया, उसके बाद वो स्कूल आना बिल्कुल बंद कर दिया, तो ये होते हैं ड्रॉप आउट बच्चे जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। अवरोधन का मतलब कोई बच्चा एक ही कक्षा में 1 साल 2 साल पढ़ा, वो उस कक्षा को पास ही नहीं कर पा रहा है, उसके पढ़ाई में अवरोध आ गया है, तो ये हो गया अवरोधन। तो अपव्यय अवरोधन बस यही आपको लिखना था कि किस तरीके से जो एक बच्चा होता है उसका स्कूल छूट जाता है, वो पढ़ने नहीं जाता है, तो ये अपव्यय हो गया। दूसरा बच्चा जो कक्षा को पास ही नहीं कर पाता, अगली कक्षा में जा ही नहीं पाता है, तो ये अवरोधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है? तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद यही है कि एक जो वर्ग था वो चाहता था कि पुरानी पद्धति से ही पढ़ाई हो, पुराने साहित्य से ही पढ़ाई हो, और एक वर्ग चाहता था कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिले, आधुनिक प्रकार से बच्चों को गाइडेंस मिले। क्वेश्चन नंबर 26 है, डीपीईपी परियोजना का मुख्य कार्य क्या है? डीपीईपी का फुल फॉर्म दोस्तों है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, और इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना और उनके ह्रास अवरोधन को कम करना, इसके अलावा भौतिक और अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना, यही आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 27 है, बीईपी क्या है? तो दोस्तों जब बीईपी मतलब बेसिक शिक्षा परियोजना, तो ये योजना प्रारंभ में 10 जनपदों में चलाई गई, इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल तथा अलीगढ़, और इसमें भी जो प्राथमिक शिक्षा है उसके लिए ही यहाँ पर कि ये सारे बच्चों तक पहुंचे और सारे बच्चों का इससे सारे बच्चे विद्यालय में प्रवेश लें और प्राथमिक शिक्षा का और विस्तार हो। इसमें भी वही सारी चीजें आपको लिखनी थी जो डीपीईपी में लिखनी थी, ठीक है, कि बच्चों का ठहराव बढ़े और उनके ह्रास अवरोधन पर रोक लगे। फिर है वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, ये लिखना था हमें। दोस्तों जो वुड का घोषणा पत्र था, इसने जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था थी जिसमें यह कहा गया था कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दी जाएगी,
उस पर यहाँ पर रोक लगा दिया गया था, उसको अस्वीकार कर दिया गया था और जन शिक्षा के प्रसार पर इसमें बल दिया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास था। इसके अलावा इस घोषणा पत्र के द्वारा पहली बार संपूर्ण देश के लिए एक व्यापक शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसमें प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय शिक्षा तक की बात की गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। फिर है क्वेश्चन नंबर 29, ब्रिज कोर्स का क्या आशय है? ब्रिज कोर्स का मतलब क्या है? तो ब्रिज कोर्स से आशय ऐसे तात्पर्य ऐसे कोर्स से है जिससे शिक्षा से जो वंचित बच्चे हैं या ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षा से फिर से वापस जोड़ना, और इसे ही हम कहते हैं ब्रिज कोर्स। ठीक है, यानी कि जो बच्चे स्कूल छोड़ करके जा चुके हैं, जिनका पढ़ाई से संबंध खत्म हो चुका है, उनको वापस ला करके प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना और उन्हें पढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? तो आप सभी को पता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है, और ये सभी राज्यों को इनको देना ही होगा। ठीक है, बस यही आपको इसमें बताना था, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 से, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो आपको पता है कि निस्यंदन सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, और किस तरीके से इन्होंने कहा था कि समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा अगर दी जाएगी तो वो छन छन करके समाज के निचले स्तर तक आएगी। और इसको अच्छे से आप इसकी व्याख्या कर सकते थे कि किस तरीके से ये कितना गलत तरीके से ये बात की गई थी, क्योंकि शिक्षा का समान अवसर सभी को मिलना चाहिए, चाहे वो वर्ग समाज के किसी भी वर्ग से आता हो। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, वुड के घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी ने ये चीज स्वीकार किया था कि ये जो मैकाले की शिक्षा नीति थी, जिसमें ये कहा गया था कि खाली उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए, ये गलत थी। और पहली बार वुड के घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय शिक्षा तक की बात की गई थी हमारे देश में। तो ये बहुत बड़ी चीज थी हमारे लिए, इसीलिए शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसे कहते हैं। भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान है? तो इसको भी आप लिख सकते थे दोस्तों, क्योंकि इन्हीं के समय में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना था, इन्हीं के देख रेख में दोस्तों। तो जो लॉर्ड कर्जन है, इनका भी जो शिक्षा भारतीय शिक्षा में जो योगदान है वो बहुत अधिक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन करिए। तो कोठारी आयोग को ही राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी हम जानते हैं, और इनकी सिफारिशों के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा था कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जन साधारण में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिलाने के लिए छात्रों को तैयार करना मात्र नहीं होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए राज्य को विशेष प्रयत्न करने चाहिए। ठीक है, भारत की जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों की प्राथमिक शिक्षा का भार पूर्ण रूप से अपने ऊपर लेना चाहिए। जन साधारण की प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध, प्रसार और सुधार सरकार का ही उत्तरदायित्व होना चाहिए। तो ये सब कोठारी आयोग की सिफारिशों में कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु क्या थे? तो 10+2+3 की जो शिक्षा नीति थी, यानी कि हाई स्कूल, फिर इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की ही देन है। और आप देखते हो डाइट की जो स्थापना हुई है वो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की ही देन है। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो है वो भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की ही देन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आपको पता है सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण होता है वहां पर। इसके अलावा सेवा पूर्व अध्यापकों का प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं वहां पर, ट्रेनिंग होता है, अलग अलग प्रकार से वहां पर प्रशिक्षण के कार्यक्रम दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो प्राथमिक शिक्षा की बहुत सारी समस्याएं दोस्तों, इसमें समस्याएं उन्हीं बच्चों को लेकर के आती हैं, जैसे कि बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, अपव्यय और अवरोधन की समस्या सबसे पहले आती है स्कूलों में। इसके अलावा बच्चे रेगुलर नहीं रहते हैं स्कूलों में, जैसे कोई बच्चा हफ्ते में 6 दिन का स्कूल है तो वो 4 ही दिन आया या 3 ही दिन आया, ये भी एक बड़ी समस्या होती है। ठीक है, रेगुलरिटी बहुत बड़ी समस्या होती है। और भी जो सुख सुविधाएं हैं उनको और बढ़ाने की जरूरत है सरकार को, क्योंकि अगर हमें सरकारी विद्यालयों को प्राइवेट विद्यालयों से भी बेहतर बनाना है तो सुविधाएं भी और अच्छी मिलनी चाहिए। ये सारी बातें हम इसमें लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, ECCE का क्या उद्देश्य है? दोस्तों ECCE का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि जो 3 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चे हैं इन्हें पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाए, ये स्कूलों में आए। जैसे जो बच्चे आते हैं, आपको पता आंगनबाड़ी में वो सब पूर्व प्राइमरी के ही बच्चे होते हैं, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे। तो इनको पढ़ाई की मुख्य धारा से जोड़ना, इनको खेल खेल में गिनती सिखाना या इस तरीके से वर्णों को पहचान करवाना, ये सब चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, NCERT का मुख्य कार्य क्या है? तो NCERT का जो मुख्य कार्य है इसमें सबसे पहले क्लास 6 to 12 तक की जो किताबें होती हैं उनका सिलेबस बनाना, पाठ्यक्रम बनाना। इसके अलावा दोस्तों NCERT अनुसंधान और नवाचार का भी काम करती है, और
इसके अलावा जो एनसीईआरटी है, ये गणित किट, विज्ञान किट, ये भी इन्हीं के थ्रू बताया जाता है। और अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा विभाग, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा बिना बोझ के, इस संदर्भ में डॉक्टर यशपाल समिति के प्रमुख सुझाव क्या थे? तो 1992 में आपको पता है इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और उसमें बच्चों के शिक्षा के बोझ को कम करने की बात की गई थी, बस्ते के बोझ को कम करने की बात की गई थी। और इसमें ये चीज कही गई थी कि बच्चों को मनोरंजन के माध्यम से, इनको इनके बाहरी परिवेश के माध्यम से जोड़ करके इनको शिक्षा दी जाए, ना कि केवल और केवल शिक्षा को एक बोझ की तरह बच्चे देखें, बल्कि बच्चे इंटरेस्ट लेकर के स्कूल में मन से पढ़ने जाएं। ये सारी चीजें इसमें कही गई हैं। और दोस्तों, इस तरीके से यशपाल समिति जो थी, इन्होंने नवीन शिक्षा नीति में राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में एकरूपता लाने का भी प्रयास किया था। और इस तरीके से जितने भी प्रश्न यहाँ पर थे, सारे प्रश्नों को आप लोगों ने कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और सारे के सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अब आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपने देख लिया कि सारे के सारे प्रश्न पिछले ईयर्स में पूछे हुए प्रश्न हैं। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। और सारे के सारे विषयों की क्लासेस के लिंक, मास्टर क्लासेस की लिंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो पढ़ के जाइएगा, दोहरा के जाइएगा। और अगर क्लास को शेयर नहीं किया अभी तक तो इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि पेपर सभी लोग मिला लें। मैंने पूरी कोशिश की है अच्छे से सारे पेपर को सॉल्व करवाने की और आप लोग इसको जरूर मिला लिए होंगे, उम्मीद करती हूँ। और आपको अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि सारे प्रश्न पिछले ईयर्स के पूछे हुए हैं, तो आपने पेपर अच्छा ही किया होगा दोस्तों। तो चैनल से बने रहिए और सारे क्लासेस को भी देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।